हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अंशाल पेपर का सेट दूसरा हल करने वाले हैं, जिसका कोड 824 IK है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सारे सेट को आपको अच्छे से तैयार करना है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हो। एकमात्र यही एक रास्ता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ करके यानी कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाने का सरल उपाय आप बना सकते हैं। तो आपको एक रफ बनाना है और अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते जाना है और उनकी तैयारियां बेहतरीन ढंग से आपको करना है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है, विकल्प हमारा आ चुका है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये लास्ट कंडीशन है, यानी अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब लास्ट में जाकर के बनता है, यानी दर्पण के उस तरफ जाकर के बनता है। तो इस कंडीशन में आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आएंगे हम लोग। तो इसमें पूछा गया है दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में आपका जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और निकट वाले में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर वाले में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट वाले में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा, यानी किस प्रकार का लेंस होगा। तो यह लेंस आपका जो है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, यानी इसमें 0.2 मीटर फोकस दूरी कह ही रहा था, ठीक है। तो ये अवतल लेंस होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे में आएंगे तो हम लोग इसमें पूछा गया है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। यानी वो कौन से प्रकाश किरण का रंग होता है। जैसे जब प्रिज्म में अपवर्तन की घटना होती है, ऐसे रंग आता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो इसमें जो है इसमें बोला गया है कि अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कौन है, यानी प्रिज्म के आधार, ये आधार की तरफ जो अधिकतम झुका हुआ होगा वो कौन सा किरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन आपका डी है, वो बैगनी रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें लासा लेकर के जब हल करेंगे, यानी कि इसमें बोला गया है ना, 2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। तो इनको लासा लेकर के जब हल करेंगे और इनको पलट देंगे, ठीक, तो 1/R बराबर यही निकल के आएगा ये। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो ये आपको पता है टंगस्टन धातु का होता है। उसके बाद प्रेस के अंदर नाइक्रोम होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट तंतु होता है, यानी जो जलता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। यानी वैद्युत सेल क्या काम करता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा बनाता है। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होता है, वो अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा बनाता है, लेकिन उसको परिवर्तित किस में करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम लोग आ चुके हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। इसमें पूछा है रासायनिक अभिक्रिया, ये ए, और इसको जब मिलाया गया तो फिर यहाँ पर ये चीज़ बना, ये चीज़ बना। इसमें y के जगह पर क्या होना चाहिए, यही चीज़ हमको बताना है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों y के जगह पर आपका जो है H2S होना चाहिए। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, तो फिर ये कंप्लीट होगा इस तरफ जो बनेगा। आशा करते हैं आपको ये बातें भी समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो 9 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः होता है, मैट में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन वो सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर C/S तथा FeS पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। इसको पूरा करना है, यानी कि इसमें क्या मिलाया जाए कि ये चीज़ बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा। यानी बी में आपका दिया गया है CH3COH, यानी एसिटिक एसिड को अगर मिलाया जाएगा तो ये चीज़ आपका बन जाएगा CH3COOH। इस तरह से 2 मोल लेके जब हम इसको बनाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है बी हो जाएगा। 11 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड है N2O, MgO, Al2O, O3, P2O5। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन है वो सी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Al2O3 होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है तो मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन होने चाहिए। तो 3 कार्बन वाला यौगिक इसमें ये है C3H8, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन होता है। यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए वाला हो जाए, मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। यानी पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। तो वृक्क क्या काम करता है, ये शरीर के अपद्रव्य पदार्थों को उत्सर्जित करता है, बाहर करने का काम करता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो आप सभी का सी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो ये बड़ा लाजमी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो डी में है, गिरजाघर में किया था उन्होंने। स्टूडेंट, ये गिरजाघर जो होता है ये ईसाइयों से संबंधित है, इसलिए कोई रिसर्च करेगा या कोई शिक्षा ग्रहण करेगा तो गिरजाघर में नहीं, वो स्कूल या कॉलेज या महाविद्यालय हो सकता है। तो जहाँ तक तो सही इसका ऑप्शन ये बी वाला होना चाहिए भाई, लेकिन देख लेना आप लोग के हिसाब से क्या सही है। मेरे हिसाब से तो स्कूल सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन ये सी हो जाएगा, यानी गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पौधों के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो पुंकेसर होता है, बाकी स्त्री केसर वो जनन भाग होता है, यानी कि स्त्री भाग होता है, इसको कह सकते हैं। तो ये पुरुष जनन अंग को संकेतित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी का जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा डी। यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त में से सभी जो है ये जो है पर्यावरण के मित्र व्यवहार को दर्शाते हैं। तो विकल्प वाले हमारे इस प्रकार क्वेश्चन स्टूडेंट दिए गए थे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था, तो आसान सा क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछना कोई भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया गया है। इसमें फोकस दूरी दिया गया है, यानी एफ़ की वैल्यू दिया गया है। एफ़ बराबर आपका -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो ये आपकी माइनस में होगा। उसके बाद इसमें आप लोगों से आवर्धन बोला गया है, आवर्धन का मान दिया गया है, यानी m बराबर -5 दिया गया है। तो इसमें हम लोगों से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए और यहाँ से कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है, ताकि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बने। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर v की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। यहाँ पर इस मान को लाकर हम लोग रख लेते हैं, तो m का मान -2 है, बराबर में -v/u है। ठीक, अगर हम इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो v बराबर आपका आ जाएगा +2u हो जाएगा, 2u। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो 5 रखना पड़ेगा भाई। तो 5 का गुणा होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5u, और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये 5u है आपका।
अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जो है निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं फोकस दूरी का, F बराबर 1/F बराबर यहाँ पर होता है 1/V प्लस का 1/U होता है। अब इसमें F का मान आपका -10 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 1/-10 बराबर में 1/V का मान आपका यहाँ पर 5U आया है, तो यहाँ पे 5U रख लेते हैं। प्लस में यहाँ पर 1/U है, तो इसको यूँ ही रहने देंगे। उसके बाद माइनस का 1/10 इज इक्वल्स, इसका लासा लेंगे तो 5U हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे पीटेंगे, तो यहाँ पर 5 5 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ से U कट जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 1/10 इज इक्वल्स ये हो जाएगा 5 × 6/5U, ये हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉस गुणा कर देते हैं अगर हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा माइनस का 5U बराबर में 10 × 60, ये हो जाएगा। उसके बाद U बराबर, इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 60/5 हो जाएगा, और फिर हम इसको काट देंगे तो 12 × 5 = 60, यानी U बराबर आपका माइनस का 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी कि अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो हमारा जो है 5 गुना वो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन हल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है आपको, तो प्रतिबिंब वाले की भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर V बराबर 5U निकाल रखा है, तो यहाँ पर V बराबर यहाँ पर 5U हम लगा देते हैं। उसके बाद V बराबर यहाँ पर 5 × U का मान हमारा 12 निकल के आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं U का मान हमारा 12 निकल के आया है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, माइनस का 12 है, माइनस का 12 रखेंगे, तो V बराबर आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 12 × 5 = 60, यानी माइनस का 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। इस प्रकार से हमने पूरा दर्पण के यहाँ पर सामने ही बन रहा है ये भी, तो ये माइनस में इसीलिए आया है। यहाँ पर लिख सकते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, माइनस में आने का मतलब दर्पण के सामने बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करिए। तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो प्लस में रहेगा, प्लस का 50 सेंटीमीटर हो गया हमारा ये। उसके बाद उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी V की वैल्यू आपको बताना है जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका जो है आपका किसका मान दे रखा है, ये U का मान दे रखा है। तो यहाँ पर ये U बराबर कितना लिखा जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माइनस का 25 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ स्थित होता है। देखिए यहाँ पर लेंस कौन सा है, ये उत्तल लेंस है। तो ये अगर मैं उत्तल लेंस ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पे मुख्य अक्ष बनाऊंगा तो वस्तु को हमेशा इसी तरफ रखते हैं, तो बाएं तरफ की दूरी हमेशा जो है आपका निगेटिव होता है। तो ये वस्तु की दूरी माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों से प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान पूछ रहा है और उसके बाद आवर्धन हम लोगों से पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो चलिए अगर V का मान निकल जाएगा तो आवर्धन निकल जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लेंस का लगाते हैं हम लोग। लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U होता है। इसमें हम लोग मान को रख लेते हैं। F का मान आपका 50 दिया गया है तो 1/50 हो जाएगा, बराबर में आपका उसके बाद 1/V। तो V का मान आपको निकालना है इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस का 1/U। U का मान आपका 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर प्लस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर 1/V बराबर आपका 1/50 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/25 हो जाएगा। उसके बाद 1/V बराबर, अब मैं जब इसका लासा लूँगा तो ये हमारा लासा 50 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 1 माइनस और ये 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/V बराबर यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1/50 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये माइनस का V बराबर आपका
माइनस का भी देखिए, इसका गुणा इसमें हो गया तो माइनस का भी हो गया, और बराबर 50 से करने में 50, माइनस को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा भी की वैल्यू निकल चुका है। तो एक आंसर हमारा निकल चुका है। अब उसके बाद हम लोग आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आवर्धन निकाल लेते हैं। तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v बटा यू होता है, v बटा यू होता है। अब यहाँ पर हम लोग आवर्धन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर v का मान कितना है, u का मान कितना है, रख लेते हैं। तो देखिए u का मान आपका 25 सेंटीमीटर है, और v का मान कितना है, v का मान आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर है, माइनस का 50 है। तो माइनस का 50 ये v का मान है, और u का मान माइनस का 25 है। तो यहाँ पर रख लेते हैं माइनस का 25। अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर आपका 25 दूना 50, यानी कि यहाँ पर आपका जो है 2 निकल के आएगा, +2। तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। अगर +2 आवर्धन आता है तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी हल हो चुका है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। आप जो है इतने आसान तरीके से हल करके, सिंपल सा फार्मूला लगा करके, और 4-4 नंबर, ये प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का, तो 4-4 नंबर आप आसानी से ला सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के 2 सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो है हमारा प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कहा है हमने वैसे चित्र में इनको सेट कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर यानी V1, V2, V3 का मान हमको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको परिपथ का पूरा प्रतिरोध पता होना चाहिए पहले। तो परिपथ का पूरा प्रतिरोध अगर हम निकालें श्रेणी क्रम में, तो R बराबर होता है R1 + R2 + R3, ये होता है श्रेणी क्रम का सूत्र। अब यहाँ पर हम R बराबर पूरा मान रख लेते हैं। तो 2, 3, 5 दिया गया है, तो 2 + का 3 + का 5 दिया गया है। यहाँ पर R बराबर आपका 3, 2, 5, 5, 10 ओम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर परिपथ का प्रतिरोध जो निकल के आया वो 10 ओम निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बैटरी जो है कितने वोल्ट की जोड़ी गई है, यानी सेल कितनी वोल्ट की जोड़ी गई है, तो ये आपका 30 वोल्ट का सेल जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 30 वोल्ट, यहाँ पर हम E बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी विभवांतर की जगह पे वहाँ पे बैटरी जोड़ा गया है, इसलिए हम लोग E से लिख रहे हैं। सेल जोड़ा गया है इसलिए हम लोग उसको E से लिख रहे हैं। अब इसका एक सूत्र होता है, परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर होता है कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध का प्रयोग तो हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर I बराबर फार्मूला में केवल हमारा E/R होगा। अब E का मान हमारा 30 है, और उसके बाद R का मान हमारा 10 है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। तो I बराबर हमारा 3 एम्पियर निकल के आएगा। 3 एम्पियर हमारा निकल के आ चुका है। तो धारा का मान हमारा निकल चुका है। तो अब हम लोग विभवांतर को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ओम के नियम का हम लोग सूत्र लगाएंगे और विभवांतर हमारा फटाफट सारा चीज़ निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ओम के नियम का सूत्र आपको पता है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर पहले V1 का निकालना है। I आपका वही रहेगा, धारा समान रूप से बहेगी। धारा आपका 3 है, गुणे R1 हो जाएगा। तो R1 का मान यानी कि यहाँ पर R1 रख लेंगे। तो V1 बराबर 3 गुणे R1 का मान यानी आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 3 दूना 6 वोल्ट निकल के आएगा, ठीक। उसके बाद V3 निकालेंगे। तो V3 बराबर IR3 हो जाएगा, IR3। तो यहाँ पर रख लेंगे। तो I का मान आपका 3 गुणे R2 है, यहाँ पर पहले 2 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, तब जो है 3 निकालेंगे। तो यहाँ पर R2 का मान आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। तो 3 त्रिका 9 वोल्ट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आप जो है अब तीसरा निकाल सकते हैं, V3 बराबर IR3। तो यहाँ पर I का मान आपका 3 है, R3 का मान आपका 5 है। तो 5 दिए हैं 15 वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीनों आंसर निकल चुका है, V1, V2, V3 का मान। इस प्रकार से आप इस वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सवाल है, सवाल को हल करने में समय लग जाता है, इसके लिए आप लोग कोई दिक्कत मत समझिएगा। इसी तरह से आप लोग हल करते जाएंगे पूरे सवाल को।
अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। यानी कार्य बताना है, नाम बताना है और उसके बाद उपयोग बताना है इसका। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले सेट में भी दिया गया था और इस वाले सेट में भी आपका दिया गया है। तो चलिए मैं फिर भी आपको इसको दोबारा बताऊंगा, वहाँ पे बताया गया है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप देखिए। तो यहाँ पर घरेलू विद्युत वितरण में 3 प्रकार के तार के प्रयोग होते हैं। नंबर 1 गर्म तार, ठंडा तार, भूसंपर्क तार। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। ठीक है, ये आपका लाल कलर का होता है, ये नीला या काला का होता है और ये अर्थ वायर आपका हरा कलर का होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह का काम करता है और ये उदासीनता को बनाए रखता है और ये जो है पृथ्वी से अर्थ लेता है, यानी अर्थिंग को मेंटेन करता है। तो इस तरह से आप चार्ट बना करके आपको इसको लिख लेना है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को स्पष्ट करना है। यह नियम किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा, यही सब व्यक्त करता है, लेकिन हम आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अलग से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख पा रहे होंगे। ये आपका बायां हाथ है और इसको इस प्रकार से फैलाया गया है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फैलाया गया है। तो यहाँ पर कौन सी अंगुली क्या चीज़ बता रही है, यही चीज़ हमको समझना है। तो अंगूठा हमारा ऊपर बल की दिशा को बता रहा है, ये अंगुली हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है और ये अंगुली हमारा धारा की दिशा को बता रहा है, क्योंकि धारा हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को हम लोग लिखना है कैसे, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस स्थिति में यदि हमारा प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा बीच की अंगुली प्रवाहित धारा की दिशा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा या प्रदर्शित करेगा। बस इतना हमको लिख लेना है कि कौन सी अंगुली हमारा क्या चीज़ बता रहा है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो जाता है। अब उसके बाद उसी में एक और क्वेश्चन पूछा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे के सहारे से किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं तो ये हमारी देखिए ये हमारी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बता रही हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं इस तरह से। और उसके बाद ये अंगूठा जो है ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बता रहा है। तो अब इस चीज़ को लिखना कैसे है, यदि देखिए इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ने की अंगुलियां तार पर लिपटी हों वह अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। इतना चीज़ें हमको लिखना है और चित्र को बनाना है, सारा चीज़ हमारा स्पष्ट हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूछा गया है लेड नाइट्रेट को गर्म करना है, यानी कि ये सभी को समीकरण के माध्यम से आपको जो है पूरा करना है। पहला क्वेश्चन में आपको लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा। तो पहले आप लेड नाइट्रेट का सूत्र जानिए, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र है। अब अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। तो अगर इसको गर्म किया जाए तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, यानी Pb वो बनाएगा। उसके बाद प्लस में आपका NO2 बनाएगा। उसके बाद प्लस में ऑक्सीजन बाहर करेगा। ठीक है, अब ये बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका 2Pb और यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, PbO बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद नाइट्रोजन आपका बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर और 2 का ट्वाइस किया गया है, तो 4 नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला समीकरण पूरा हो गया। अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो यही तीनों चीज़ आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया किया जाए। तो अगर एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम किससे किया जाए, सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम कार्बोनेट से हम लोग कर लेते हैं। तो पहले हम लोग एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखते हैं। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है।
इसकी क्रिया हमको किसके साथ करना है, इसकी क्रिया हमको Na2CO3 के साथ करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिलाने के बाद रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा बनाएगा सोडियम एसीटेट, यानी CH3COO बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए, यहाँ से एक सोडियम और ये CH3COO निकल जाएगा आपका, तो ये बना लेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर बचा CO2, तो ये CO2 बाहर हो जाएगा प्लस में। उसके बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ पर एक सोडियम बचा और ये CO3 बचेगा। तो ये सॉरी, यहाँ पर CO3 नहीं बचेगा, यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन बचा है, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ आपका तो पूरा बराबर ही हो चुका है। यहाँ पर एक सोडियम यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर आपका एक सोडियम और बचा है, Na बचा है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है क्योंकि यहाँ से CO2 निकल रहा है, तो यहाँ पर O बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन बच रहा है, तो ये इसके साथ मिल करके NOH बना लेगा। तो यहाँ से ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, तो जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करवाना है। तो हम लोग जिंक ले लेते हैं Zn और इसकी क्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग इससे कर देते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा कर लेते हैं। अब इसका हम लोग जो है क्रिया पूरा करेंगे तो ये बना लेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये बना लेगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर जो बच रहा है, तो देखिए ये आपका NO3 तो निकल चुका है, इसका 2 मोल था, तो यहाँ पर NO3 आगे 2 का गुणा था तो ट्वाइस के रूप में यहाँ निकल चुका है और Zn निकल गया। बाकी बचा आपका Ag, तो ये 2Ag आपका बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा है। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है सोडियम सल्फेट विलेन की बेरियम क्लोराइड विलेन से अपक्रिया। तो हम लोग सोडियम सल्फेट की क्रिया करते हैं, इसका सूत्र होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है। प्लस में इसकी क्रिया किसके साथ करना है, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ करना है। तो अब हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा, देखो ये BaSO4 ये आपस में क्रिया करेगा, तो ये बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर सोडियम दोनों निकल जाएगा दोनों क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर 2NaCl लवड़ बना लेगा यानी सोडियम क्लोराइड बना लेगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे चारों रिएक्शन पूर्ण हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो सजातीय या समजातीय दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब हम लोग सजातीय श्रेणी यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए, जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, यानी कि अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो, तो इन्हें अणुभार के 14 के अंतर से घटते हुए, या इसको 14 मत बोलो, इसमें कुछ मत बोलो, केवल इतना ही बोलो, इन्हें अणुभार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, या सजातीय श्रेणी भी इसको भी कहा जा सकता है। एग्जाम्पल में आप चाहें तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, 3-4 श्रेणियों को लिख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम 4 तक लिख लीजिए जैसे करके। ठीक है, इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति बताना है। तो ये पिछले सेट के क्वेश्चन में भी पूछा था कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, तो यहाँ पर फिर आ चुका है, फिर मैंने वही चीज़ यहाँ पर समझाना पड़ रहा है। तो इसलिए वहाँ पर आप लोग एक बार देख चुके हो, तो आप एक बार क्या करोगे, यहाँ से फिर से आप एक बार देख करके नोट कर लो, वहाँ पर मैंने समझा रखा है। तो हर वीडियो में हर टॉपिक को समझाया जाए, बार बार रिपीट हो जा रहा है तो कोई मतलब नहीं निकलता है, वीडियो केवल लंबा हो जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग आ चुके हैं इस तरफ। तो इसमें हमको कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखना है। तो देखिए इसका आयुपेशी नाम क्या होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, तो इसका आयुपेशी नाम होगा एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एथेनोइक अम्ल, ये इसका हमारा आयुपेशी नाम हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है CH3 CH2 CH2 Cl, इसका बताना है। तो यहाँ पर 1 नंबर पे यानी पहले कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आईपीसी बताना है। तो इसमें 2 कार्बन है और
2 कार्बन के लिए एथ लिखा जाता है, लेकिन त्रिपन बाल्ट के लिए आइन शब्द लिखते हैं तो एथाइन हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। तो यहाँ से हमने सभी का आईपीएसी नाम आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है साबुन क्या है। साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की विशेषता लिखिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए मैं साबुन की परिभाषा आपको बोल देता हूँ। साबुन की परिभाषा होता है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ये हमारा साबुन क्या है उसकी परिभाषा हो गया। एक बार आप फिर से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अगर आप मेरी बातों को सुन के नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका साबुन की परिभाषा है। यहाँ पर आप देखिए लास्ट बिंदु जो है ये साबुन की परिभाषा यहाँ पर इस लाइन में बोला गया है। अब उसके बाद इसमें पूछा गया है और भी कि क्या नाम है, इसका रासायनिक समीकरण हमको देना है। तो देखिए रासायनिक समीकरण मैं भी आपको दे देता हूँ साबुन बनाने की, कैसे ये हमारा साबुन बनता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए यहाँ पर सोडियम स्टेरेट वसा लिया गया, वसा और तेल को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर इसी को स्टेरेट कहते हैं। ये आपका वसा या स्टेरेट है। इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलाया गया इसमें, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ये C17H35 C17H35 ये इसका तीनों अणु जो है ये आपका किसके साथ निकल गया, COO। देखिए COO और C17, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसमें COO लिखा है। तो COO COO और COO और उसके बाद C17H35 ये निकल गया और ये किसके, सोडियम के 3 लवण के साथ निकल गया। यानी कि ये पूरा हिस्सा आपका जो है, ये पूरा हिस्सा आपका, ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, मैं आपको कलम से मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा हिस्सा ये आपका पूरा निकल चुका है। तो ये पूरा निकल चुका है किसके साथ, यहाँ पर आपका सोडियम के साथ। तो ये आपका सोडियम स्टेरेट यानी साबुन बना लिया, यही साबुन का सूत्र है। और उसके बाद यहाँ पर जो 3 OH बचा, यानी इसके आगे 3 का गुणा है, तो 3 OH है, तो ये आप एक OH CH2 के साथ जुड़ जाएगा, एक CH के साथ जुड़ जाएगा, फिर एक CH2OH के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ग्लिसरॉल बना लेता है। तो ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया, साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण। बाकी यहाँ पर रासायनिक समीकरण वाली परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप लोग इसको लिख भी सकते हैं इस तरह से। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद साबुन की विशेषता भी बताना है। तो भाई अच्छे साबुन की विशेषता आप लोग जो है लिख सकते हैं कि अच्छे साबुन में जो है अधिक क्षार नहीं होना चाहिए, और ये जो है इसमें किसी प्रकार का हानिकारक केमिकल नहीं पड़ा होना चाहिए। साबुन चटकना और टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, चिकना और अच्छा होना चाहिए। इस तरह से आप साबुन के विशेषता को आप 3-4 विशेषताओं को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाया जाए तो बूझा चूना बनेगा प्लस ऊष्मा निकलेगा गरम गरम। उसके बाद ऊष्माशोषी, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है यानी अवशोषण होता है, ग्रहण किया जाता है, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के संपर्क में लाया जाए तो यानी उसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अलग हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये परिभाषा और एग्जाम्पल यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पीएच मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। यहाँ से आप लोग पीएच मान की परिभाषा देख लीजिए एक बार। देखिए पीएच मान कहो या पीएच वैल्यू कहो, बात एक ही है। तो सारेंसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो पीएच बराबर इसका सूत्र होता है -log10H+ आयन या log10H+ आयन, ऐसा भी हो सकता है। अब इसका हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है, या अन्य शब्दों में पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। तो यही इसमें संबंध होता है, यानी वो उसके लघुगुणक के बेस के बराबर होता है। तो ये हो गया पीएच मान की डेफिनेशन और उसका सूत्र। तो यहाँ से हमने इसको भी बता दिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा है खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो आइए खनिज तथा अयस्क में अंतर हम लोग जान लेते हैं।
तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों खनिज तथा अयस्क में अंतर। आइए देखते हैं हम लोग। नंबर 1 पहला अंतर है, पृथ्वी में पाए जाने वाली धातुओं एवं उनके यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो भी धातु एवं उसके यौगिक पाए जाते हैं उन सभी को खनिज कहा जाता है। अयस्क क्या होता है? जिन खनिजों से धातुएं कम लागत एवं सरलता से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी जो धातुओं की मदद से आसानी से जो है बन जाती हैं उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। अगला है, खनिजों में धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है। यानी खनिज में जो है धातु की मात्रा कम होती है। सभी अयस्कों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। यानी अयस्क में जो है धातुओं की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है, खनिजों से धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है। यानी खनिजों से धातु बनाना कठिन होता है, जबकि अयस्क से धातु को शुद्ध अवस्था में लाना आसान होता है। अगला अंतर है, सभी खनिज धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद सभी अयस्कों को धातु के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो खनिज के अंतर्गत जैसे अभ्रक, फेल्सपार, उसके बाद चिकनी मिट्टी आदि ये सब आता है। और अयस्क के अंतर्गत बॉक्साइट, कॉपर पायराइड ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 5 अंतर बता दिए हैं। आशा करते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पूरे क्वेश्चन का सॉल्व आपको बता दिया है। अब हमारा बायोलॉजी शुरू होता है यहाँ से, तो हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को भी जान लेते हैं और इनको भी समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? तो आपको पता है कि भोजन में अगर लार ना हो तो भोजन को पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या इसका योगदान होता है। लार में सलेस्म, लाइसोजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें से सलेस्म भोजन को चिकना बनाता है एवं लसलसादार बनाता है, जबकि लाइसोजाइम भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ये भोजन में जो भी कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। तथा टाइलिन नामक एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को शर्करा में बदलता है। यानी कि भोजन में स्टार्च पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, तो वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक है, ये हमारा योगदान है। तो भोजन के पाचन में लार की यही भूमिका होती है कि वो क्या काम करता है, उन सारी चीज़ों को जो है पचाने का काम करता है एक प्रकार से। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है, अन्यथा इसकी किरणें शरीर पर पड़ने से हमें कैंसर तथा चर्म जैसे रोग हो सकते हैं। इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि सूर्य में पराबैंगनी किरण पाई जाती है और वो अगर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर, प्राणियों पर अगर पड़ता है तो उससे क्या होगा, या तो चर्म रोग होगा या तो कैंसर रोग हो सकता है। तो इसको रोकने का काम कौन करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन परत करता है। इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे स्टूडेंट, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। तो बाकी क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट ये बायोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं। तो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप लोग बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से ढूंढ लेना। जो मेरे लायक था मैंने पूरा बता दिया। और उसके बाद अगर आप इन सारे क्वेश्चन का हल पाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी पूरे क्वेश्चन का उत्तर भी आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर एक क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बता सकता हूँ, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका उत्तर। यहाँ पर आप नंबर डाल लीजिएगा, 30 नंबर का है। तो ये 3 हार्मोन, उसमें 2 पूछा है, मैंने 3 बता दिया। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये पौधों में पाए जाने वाले 3 हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन क्या काम करता है? ये पत्तियों को गिरने से रोकता है, ठीक है, और पौधों की गतिविधियों पर नियंत्रण बना के रखता है। उसके बाद जिबरेलिन क्या काम करता है? ये बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है और बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। साइटोकाइनिन क्या काम करता है? तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिका एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर ये तीनों एंजाइम के मैंने कार्य भी आपको बता दिए और नाम भी बता दिए, जो कि पौधों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद इसी में मेरे प्यारे बच्चों एक अगला क्वेश्चन पूछा है, इसी में पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। यानी पौधों में रंध्र का मतलब होता है छिद्र। तो पौधों में जो छिद्र होते हैं उसका क्या काम होता है? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए, यह पत्तियों, तने और पौधों के अन्य सभी भागों में तो ये पत्तियों के बीच और पौधे के प्रत्येक सतहों के भागों के बीच, अंगों के बीच गैसों का आदान प्रदान करता है।
तो यहाँ पर हमने पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का महत्व बता दिया है आपको। अब उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग खुद से ढूंढ लेना, जो मैंने ढूंढ लिया उसको आपको बता दिया है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप सभी को हमारे वीडियो से काफ़ी लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सा भी लाभ मिल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट आपको सभी सेट इस चैनल पर सॉल्व करा दिए जाएंगे।